तो अब हम बात कर लेते हैं इंडक्टर के बारे में कि ये इंडक्टर क्या होता है। अगर विकिपीडिया के माने तो इंडक्टर के कई सारे नाम हैं, जैसे इसे कॉइल भी कहा जाता है, चोक भी कहा जाता है, रिएक्टर भी कहा जाता है। तो ये इंडक्टर होता क्या है? इंडक्टर के अंदर एक प्रॉपर्टी है जो करंट के चेंज को अपोज करता है। यानी कि इंडक्टर कहता है कि अगर करंट फ्लो हो रहा है मेरे अंदर से, कोई दिक्कत नहीं है, फ्लो हो, बट अगर 5 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है तो 5 एम्पेयर का ही करंट फ्लो हो, अगर नहीं हो रहा है तो मत हो, बट चेंज मत होना, 5 से 4 मत होना, या 5 से 0 मत होना, या 0 से 5 मत होना। मतलब मेरे को चेंज पसंद नहीं है। अगर चेंज होता है, मान लो 5 एम्पेयर से 4 एम्पेयर होता है, तो ये इंडक्टर क्या करेगा? इंडक्टर खुद से जो है 1 एम्पेयर का करंट फ्लो करवा देगा ताकि 4 + 1 5 हो जाए, और हमारा सर्किट में जो करंट है उसको मेंटेन करके रखने की कोशिश करेगा। पर क्या ये हमेशा कर पाता है या हमेशा करता ही रहेगा? नहीं, हमेशा नहीं करता रहेगा। जितनी एनर्जी इसके अंदर स्टोर रहेगा उतना ही देर तक जो है ये कर पाएगा। जब एनर्जी इसका ख़त्म हो जाएगा तब जो हमारे सर्किट से करंट जो है वो कम हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा 1 एम्पेयर का करंट जो है ये कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा था, फ्लो करवाने की कोशिश कर रहा था, फिर वो आस्ते आस्ते जो है 4 एम्पेयर जो हो जाएगा। मतलब ये है कि कभी भी आप इंडक्टर को अपने सर्किट में यूज़ में ले रहे हैं तो आपके सर्किट में जो करंट है कभी भी सडन चेंज नहीं होगा। यानी कि 5 से 4 नहीं होने वाला, फटाक से 0 टाइम में कुछ नहीं होने वाला है। वो कुछ टाइम लेगा, आस्ते आस्ते जो है वो कम होगा, या आस्ते आस्ते जो है वो इंक्रीज़ होगा। अगर 4 से 5 हो रहा है तो वो एकदम फटाक से इंक्रीज़ नहीं होने वाला, एक कर्व को फॉलो करते हुए जो है वो इंक्रीज़ होगा। अब एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली है। अब देखिए, करंट तो मैंने बताया कि करंट जो है वो एक्स्ट्रा फ्लो करवाता है, तो एक्स्ट्रा करंट आया कहाँ से? बिना वोल्टेज के तो करंट आने वाला है नहीं। यानी कि वोल्टेज यहाँ पे आता है, इंडक्टर वोल्टेज देता है। जी हाँ, इंडक्टर की वजह से जो है वोल्टेज इंड्यूस होता है। तो देखिए, काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। यहाँ एक चीज़ तो मैंने यहाँ पे क्या क्या चीज़ मैंने बताई? एक चीज़ मैंने बताई, ये एनर्जी स्टोर करता है, यानी कि एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। जी हाँ, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। मैंने बोला है कि ये वोल्टेज इंड्यूस करता है। जी हाँ, ये वोल्टेज इंड्यूस करता है। मैंने ये बोला है कि ये करंट फ्लो करवाता है। जी हाँ, ये करंट फ्लो करवाता है। अब इन सब को जब आप पढ़ते हो ना तो आपको इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि ये जो करंट वाला जो मैंने बात बताई आपको कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, वो आपको लेंज लॉ में समझाया जाता है। वोल्टेज वाली बात जो है आपको फैराडेज लॉ में बताया जाता है। और एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस जो है ये तो है ही एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। और कैसे एनर्जी स्टोर करता है? मैग्नेटिक फील्ड में जो है ये एनर्जी को स्टोर करता है। इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि जब भी आप इस इंडक्टर से करंट फ्लो करवाएंगे तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ये मैग्नेट बन जाता है। और ऐसे मैग्नेट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रिसिटी से बनाया हुआ मैग्नेट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये सारी जो थी वो थियोरेटिकल बातें थी जो मैंने आपको जो है कहानी की तरह बताने की कोशिश की। अभी जो है थोड़ा टेक्निकल बातें बताते हैं, थोड़ा टेक्निकल टर्म्स बताते हैं। मैंने जो आपको बताया कि ये करंट के चेंज को अपोज करता है, इसे जो है हम रिएक्टेंट कहते हैं। जैसे रजिस्टर के केस में हमारा रेजिस्टेंस था जो करंट के फ्लो को अपोज करता था, यानी कि करंट फ्लो हो रहा है उसको अपोज कर रहा है, उसमें रुकावट डाल रहा है, वो बोलता है कि करंट फ्लो ना हो, तो उसे हम रेजिस्टेंस कह रहे थे। उसी प्रकार से यहाँ इंडक्टर में जो करंट के चेंज को अपोज कर रहा है, ये करंट को अपोज नहीं कर रहा है, ये बात को समझिए, ये दोनों डिफरेंट है। यहाँ पे अगर करंट 5 एम्पेयर का फ्लो हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको फ्लो होने देगा आराम से। पर जैसे ही 5 से 4 हुआ या 3 हुआ या 2 हुआ या 0 हुआ तो इसमें दिक्कत है, ये चेंज को अपोज करता है। तो इस वाली चीज़ को हम बोलते हैं रिएक्टेंट। इसे एक्सेल से डिनोट किया जाता है। एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल होता है। यहाँ पे ओमेगा जो है हमारी सप्लाई फ्रीक्वेंसी है रेडियन पर सेकेंड में, और एल जो है हमारा इंडक्टेंस है। अब इस ओमेगा को 2πf भी लिख सकते हैं। एफ हमारा फ्रीक्वेंसी है हर्ट्स में, और एल जो है इंडक्टेंस है। ये क्या है भैया? ये जो है आप ऐसा समझिए, जितना ज़्यादा हमारा एल का वैल्यू होगा उतना ही ज़्यादा जो है आप एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, उतना ही ज़्यादा जो है ये आपको ईएमएफ इंड्यूस करके देगा। अगर करंट का वैल्यू सडन चेंज होता है तो उतना ही ज़्यादा जो है ये करंट को फ्लो करवाएगा, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। और ये सारी जो स्टेटमेंट मैंने दी है, ये सारी जो बातें हैं, ये आपको इक्वेशन भी देख करके समझ में आता है। आप इक्वेशन देखेंगे तो सभी जो है प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन में है। जैसे जैसे जो है आप एल का वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहे हैं वैसे वैसे जो है एनर्जी भी आपका इंक्रीज़ होगा। जैसे जैसे जो है एल का वैल्यू आप इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे जो है इंड्यूस ईएमएफ भी इंक्रीज़ होगा।
अब देखिए ये जो एल है, जैसे हम इंडक्टेंस कह रहे हैं, इसका वैल्यू किसके उसके पे डिपेंड करता है? एनर्जी का तो समझ में आया कि किस पे डिपेंड करता है, इंडक्टेंस पे डिपेंड करता है। कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा वो भी डिपेंड करता है इंडक्टेंस पे। अब ये इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है? अब ये इंडक्टेंस डिपेंड करता है हमारे कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स पे। अब ये कॉइल देख रहे हैं, ये कॉइल आपको दिख रहा है, इसका नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप इंक्रीज़ कर देंगे, यानी कि अभी अगर 5 है या 6 है तो इसको अगर आप 10 कर देते हैं या 12 कर देते हैं, जैसे जैसे इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे इसकी जो इंडक्टेंस की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। और किस पे डिपेंड करता है? और डिपेंड करता है अगर आप जो है कोर टाइप का इंडक्टर लेते हैं, यानी कि इस कॉइल के अंदर एक कोर आप डाल देंगे जो कि एक टाइप ही बन जाता है। आप इंडक्टर का जब क्लासिफिकेशन देखेंगे तो उसमें जो है आपका एयर कोर इंडक्टर होता है एक, जो कि ये वाला कॉइल आपको दिख रहा है, इसके अंदर कुछ नहीं है, एयर है, तो इसको एयर कोर इंडक्टर भी हम कहते हैं। और जिसके अंदर हम कोर डाल देते हैं उसे हम कोर टाइप का इंडक्टर कहते हैं। अभी देखिए ये जो कोर है वो दो तरह का होता है, एक तो आयरन कोर होता है, एक फेरिट कोर होता है। आयरन तो आपको समझ में आता है, फेरिट क्या है? फेरिट जो है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से मिलकर के बना हुआ होता है, जो कि बहुत ही अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल होता है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये मटेरियल को यूज़ करने से हमारा जो इंडक्टेंस का जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है सेम नंबर ऑफ टर्न के लिए। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दें कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो इंडक्टेंस जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं ये आपको इंडक्टर में ही देखने मिलेगा। ये जो नॉर्मल हम घरों में वायर यूज़ में लेते हैं, ये कोई भी वायर जो होता है उसके अंदर भी ये इंडक्टेंस का प्रॉपर्टी आपको देखने मिलता है, पर वो बहुत ही कम होता है। उसको जो है प्रैक्टिकली हम यूज़ में नहीं ले पाते हैं। उसके अंदर से भी जब करंट फ्लो होता है तो वो अपने चारों तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, पर उसका मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कम होता है। इस वजह से जो है उसको हम किसी अगर कोर के ऊपर लपेट दें, उसी वायर को अगर हम किसी कोर के ऊपर लपेट दें या इस तरीके से जो है उसको शेप दे दें, तो ये जो है इंडक्टर बन जाता है। इसको इंडक्टर हम कहते हैं। इसके अंदर जो है हमारी जो इंडक्टेंस की जो प्रॉपर्टी है एकदम आ जाती है, जिसको हम यूज़ में ले पाते हैं। पर दूसरी तरफ अगर आप ट्रांसमिशन लाइन को देखेंगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है आपको इंडक्टेंस देखने मिलता है। तो वहाँ पे जो है आपका कोई नंबर ऑफ़ टर्न्स नहीं होता है, बट फिर भी यहाँ पे मिल रहा है। तो ये इस बात का जो है सबूत है कि जो है ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा इंडक्टर के ही अंदर जो है इंडक्टेंस देखने मिले। ऐसे भी है नेचर में जो है इंडक्टेंस काफ़ी ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। और इसके एप्लीकेशन के बारे में क्या ही बात करें, आपको पहले ही बताया है कि जनरेटर उठाए, ट्रांसफार्मर उठाए या मोटर उठाए, भर भर के जो है आपको वहाँ पे इंडक्टेंस देखने मिलेगा। तो कैसे देखने मिलता है? यहाँ पे क्या करते हैं हम? यहाँ पे वाइंडिंग करते हैं। वाइंडिंग क्या होता है अगर आप उसको अच्छे से समझते हैं तो आप जानते ही होंगे कि बहुत सारे कॉइल को मिलाकर के हम वाइंडिंग बनाते हैं। आपको एक इलेक्ट्रिकल का मंत्र दे रहा हूँ, हमेशा इसको याद रखिएगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं, आपको ज़िंदगी भर जो है काम देने वाला है। दो कंडक्टर को मिलकर के जो है हमारा एक टर्न बनता है, बहुत सारे टर्न को मिलाकर के जो है हमारा एक कॉइल बनता है, और बहुत सारे कॉइल को मिलाकर के जो है हमारा वाइंडिंग बनता है। इसको हमेशा याद रखिएगा। तो बहुत सारे को कॉइल को अगर आप मिला दें तो हमारा वाइंडिंग बन जाएगा, और कॉइल को ही तो हम इंडक्टर कह रहे थे, यानी कि ये पूरा का पूरा इंडक्टर ही है आपका। और इसको भी जब आप एक्साइट करते हैं, जब भी इसको आप करंट फ्लो करवाते हैं, तो ये आपका मैग्नेट बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। और हमारा मोटर कैसे काम करता है आप जानते हैं, वहाँ भी हमको मैग्नेट का ज़रूरत पड़ता है, मैग्नेटिक फील्ड का ज़रूरत पड़ता है, ताकि आप उसके अंदर जो है करंट कैरिंग कंडक्टर रखें, वो फोर्स एक्सपीरियंस करे और आपका रोटर जो है वो घूमे। तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि इंडक्टर क्या होता है। कई सारी जो है आपको जानकारी मिली होगी। अगर इसमें जो है आपको इंडक्टर का वर्किंग समझा दिया जाता ना तो कमाल ही हो जाता।